वेलकम फ्रेंड्स। अक्सर ही हम सुनते हैं कि अफगानिस्तान को आज तक कोई भी ताकत कब्जा नहीं कर सकी, लेकिन हकीकत यह है कि इतिहास में अफगानिस्तान का इलाका ज्यादातर दूसरी ताकतों के अधीन रहा है, जैसे कि अकेमेनिड, पार्थियंस, ससैनियंस, अब्बासिड्स, ख्वारिज्मी, मंगोल्स वगैरह के अधीन रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि कॉलोनियलिस्ट ताकतें पिछले 200 साल में अपनी आपसी लड़ाई या कुछ दूसरे कारणों से अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाई है। अफगानिस्तान एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से मुश्किल जगह जरूर है, लेकिन इसका कब्जा नामुमकिन होना बस एक अर्बन लेजेंड रहा है। खैर, अभी सवाल यह है कि अमेरिका ने 20 सालों में $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर यूएस टैक्स पेयर्स के अफगानिस्तान में खर्च किए, जिसमें से 80 से 90 बिलियन डॉलर अफगान आर्मी के ट्रेनिंग, आर्म्स और इक्विपमेंट्स पे खर्च किए। तालिबान के 80,000 फौजी के मुकाबले अफगान आर्मी में 3 लाख फौजी बताया जाता है। यूएस के जनरल्स कहते रहे कि अफगान आर्मी अब बदल चुकी है, एक मॉडर्न और ताकतवर फौज हो चुकी है जिसे तालिबान नहीं हरा सकती। इनकी स्पेशल फोर्सेस बहुत मजबूत हैं, जिस पे तालिबान सिर्फ गोरिल्ला अटैक्स कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे यूएस के वापस जाने का वक्त करीब आने लगा, तो वक्फा या ड्यूरेशन बताया जाने लगा कि अफगान की सरकार और आर्मी कितने दिनों तक तालिबान के खिलाफ टिक पाएंगी। इस साल के जून तक भी यूएस इंटेलिजेंस ने कहा कि यूएस के वापस जाने के बाद भी अफगान गवर्नमेंट और फौज तालिबान के सामने कम से कम 6 महीने तक तो टिक पाएंगी ही। जुलाई में यह वक्फा घटकर 3 महीना हो गया, लेकिन असल में यूएस के वापसी के बाद सिर्फ 1 महीने से थोड़े ही ऊपर में तालिबान का कब्जा लगभग पूरे अफगानिस्तान पे हो गया और वो काबुल में घुस गए। आज से लगभग 800 साल पहले जब चंगेज खान 1221 में इसी इलाके पे चढ़ाई कर रहा था, तो उसका एक तरीका यह भी था कि वो बड़े स्केल पे कत्लेआम करता, लेकिन कुछ बाशिंदों को भागने देता ताकि वो आगे के शहरों में जाएं और बताएं कि एक बहुत ताकतवर और खूंखार जंगजू आया है जिससे जीत पाना लगभग नामुमकिन है। बहुत सारे शहर यूं ही सरेंडर करते चले जाते थे। याद रहे कि अफगानिस्तान आज भी एक मेडिवल ट्राइबल सोसाइटी है, एक मध्यकालीन समाज है। उनके तौर तरीके और सोचने का अंदाज भी वही है। इसके साथ साथ आस्था उनकी रीढ़ की हड्डी है। अगर वहां के लोगों को लग जाए कि खुदा की गैबी मदद यानी इनविजिबल डिवाइन हेल्प तालिबान के साथ है, जिसकी वजह से आज यूएस को भी वापस जाना पड़ा, तो वहां की अवाम के साथ साथ मिलिट्री के दिलो दिमाग पे भी इतना गहरा असर पड़ेगा जिसका कोई तोड़ नहीं। और यही चीज हमें तालिबान के इतने तेज कब्जे की वजह की तरफ इशारा करती दिखाई देती है। तालिबान ने इस साइकोलॉजिकल एलिमेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए अपने साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में आम लोगों के साथ साथ अफगान आर्मी के भी जहन में भर दिया कि उनका अफगानिस्तान पे कब्जा तय है और लड़ाई बेमाने है। और एक के बाद एक शहर गिरते चले गए। किसी भी बैटल या मूवमेंट में यानी जंग या आंदोलन में जितना हकीकत का असर होता है, उतना ही साइकोलॉजिकल एलिमेंट यानी परसेप्शन का असर होता है, और यही चीज हमें अफगानिस्तान में देखने को मिली। इसके अलावा तालिबान ने अफगान आर्मी के कमांडर्स को यह भी लालच दिया कि अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनको और उनके फैमिलीज को बख्श दिया जाएगा। हार के तय होने के परसेप्शन के साथ साथ तालिबान की ये कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यानी डर और लालच की पॉलिसी सबसे बड़ी वजह रही काबुल तक इतने तेजी से पहुंचने की। एक और बहुत बड़ी वजह रही इस सिलसिले में करप्शन। इसके 2 बड़े घातक नतीजे हुए। पहली सबसे सतही बात तो यह है कि जितनी संख्या बताई जा रही थी अफगान आर्मी की, उससे काफी कम फौज असल में ग्राउंड पे थी।
बहुत सारे नाम तो बस कागज पे थे, जिनके नाम पर कमांडर्स पैसा उठाया करते थे। इस वजह से जो फौज की संख्या बताई जा रही थी अफगान आर्मी में, उससे काफी कम संख्या असल में थी। कमांडर्स द्वारा फौजी का पैसा खुद रखने और अमेरिका के वापस जाने के बाद बजट में कमी होने की वजह से बहुत सारे अफगान फौजियों को सैलरीज नहीं मिल पाई थी। इस वजह से उनकी हिम्मत और वफादारी दोनों ही कमजोर पड़ गई थी। वैसे भी ऐसे कमांडर्स का साथ कौन दे जो अपने फौजियों का ख्याल ही न रखता हो। अफगान आर्मी यूएस के एयर सपोर्ट पे भी डिपेंडेंट थी, जो कि यूएस के वापस जाने के बाद खत्म हो गया। इसलिए अफगान आर्मी जो भी हिम्मत जुटा सकती थी वो भी पस्त हो गई। इसके अलावा यूएस के वापस जाने की वजह से इन आर्मी पर्सनल को, इन फौजियों को खाद्य पदार्थ से लेकर के गोली बारूद वगैरह के सप्लाईज में भी काफी कमी हो गई और तालिबान के सामने अफगान आर्मी, जिसकी हिम्मत पहले ही से पस्त थी, अब और भी कमजोर पड़ने लगी। इन सब लड़ाई से रिलेटेड वजहों के अलावा भी हमें यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान विविधताओं से भरा देश है। 14 एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप का नाम तो वहां के संविधान में, जो अभी संविधान था, इसमें से 4 तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। पख्तून जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो 40% से ज्यादा है वहां की आबादी का। इसके अलावा भी ताजिक, हजारा, उज़्बेक बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। और ट्राइबल सोसाइटीज में इन ट्राइब्स के अंदर भी छोटे छोटे सब ट्राइब्स होते हैं, जैसे कि पख्तून के अंदर ही दूराजई, गिलजई, यूसुफजई वगैरह हैं। ऐसे में एक यूनिफाइड स्टेट, एक मुत्तहिदा अफगानिस्तान बना पाना काफी मुश्किल था, जो कि करप्शन की वजह से लगभग नामुमकिन हो गया। जब करप्शन के जरिए पॉलिटिशियंस और कमांडर्स अपना इंटरेस्ट बढ़ाने पे ध्यान दे रहे थे, तो नीचे के अफसर या फौजी की वफादारी की उम्मीद करना तो बेवकूफी है। तो जब जांच का वक्त आया, जब तालिबान से लड़ाई का वक्त आया, तो मानो स्टेट और आर्मी इवेपोरेट कर गई, हवा में गायब हो गई। इसके अलावा इन ट्राइब्स के अंदर की लॉयल्टीज तो मजबूत होती हैं, लेकिन अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स में जोड़ तोड़ चलता रहता है। ऐसे में जो पक्ष जीतता नजर आता है किसी भी जंग में, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। यानी ट्राइबल ग्रुप्स, ये जो जनजातियां हैं छोटी छोटी, उनकी लॉयल्टीज शिफ्ट होती रहती हैं। यही पगड़ी बदलने का सिलसिला इस बार भी अफगानिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिला और बहुत सारे ट्राइब्स तालिबान की ओर हो लिए। एक चीज ये भी देखने को मिली कि तालिबान के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनमें काफी कोऑर्डिनेशन रहा इस बार, जो इस बात से भी पता चलता है कि इन्होंने पहले अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों पे कब्जा जमाया, जिसमें कुंदूज, मज़ार शरीफ वगैरह आते हैं। इन्हीं इलाकों से नदर्न अलायंस के मुजाहिदीन हमेशा तालिबान के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जब पहले नदर्न अलायंस के इलाकों पर ही कब्जा कर लिया, तो तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो गया, जो अभी सिर्फ काबुल से 100 किलोमीटर दूर पंजशीर वैली में सीमित रह गया है। ये आपस में एकजुट होकर तो लड़े ही, लेकिन तालिबान ने अफगान आर्मी के दूसरे लोकल कमांडर्स को भी अपने में मिलाया और उनके साथ अलायंस किया और इस तरह से अफगान आर्मी को कमजोर किया। खैर, इन सब वजहों से तालिबान ने तो बड़ी तेजी से लगभग पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया, लेकिन अब यह जरूरत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगानिस्तान को बीच मझधार में यूं ही ना छोड़े, बल्कि जो भी प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की सरकार में, उनका हौसला बुलंद रखा जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने अपने इंटरेस्ट पर थोड़ा कम ध्यान देकर अफगानिस्तान में एक सुचारू रूल ऑफ लॉ, जहां लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी सर्वोच्च हो, ऐसी व्यवस्था बातचीत और कॉम्प्रोमाइज के जरिए लाए। तालिबान पर इसे लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी का लगातार प्रेशर बना रहना चाहिए और यही ना ही सिर्फ पूरी दुनिया के, बल्कि इस इलाके और इस इलाके के सभी देशों के इंटरेस्ट में भी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में।